हमारा बेटा चल रहा था अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो सबको याद है अमीनो एसिड मैंने आपको सब तरह के समझा दिए थे, अल्फा क्या होते हैं, बीटा, गामा अमीनो एसिड, ठीक है। उनमें स्ट्रक्चर आर का स्ट्रक्चर, उस आर के स्ट्रक्चर पर आने वाले क्वेश्चन, आर के स्ट्रक्चर्स पर आने वाले क्वेश्चन, कब वो एसिडिक होगा, कब बेसिक होगा, कब न्यूट्रल होगा, किसमें फिनाइल ग्रुप होगा, किनमें सल्फर होगा। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग को उस दिन समझा दी थी, ठीक है। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर अमीनो एसिड किस फॉर्म में रहेगा वो समझाया था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझाया था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का इंपॉर्टेंस समझाया था। तो ये सब बातें मैंने आप लोग को उस दिन समझाई थी। उसके आगे अब अपन स्टार्ट करते हैं। तब मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने अच्छी तरीके से वो समझ लिए होंगे, सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है वो अल्फा अमीनो एसिड से बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड तो कोई भी हो सकते हैं, CONH बॉन्ड को पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड तो केवल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो सबसे पहले मैं पेप्टाइड बॉन्ड समझाता हूं, ध्यान से समझिए। ये सपोज आपने लिया, ये देखिए NH2, ये अल्फा कार्बन, ये COOH, ये आपने यहाँ पर R लगा रहता था, R की जगह मैंने ले लिया CH3 वाला अमीनो एसिड, ये देखिए। फिर COOH, ये NH2, और यहाँ H, और यहाँ R की जगह मैंने ले लिया CH2 C6H5। अब बताओ इसका नाम इसका नाम था एलानिन। बेटा H रहता है तो ग्लाइसिन, CH3 हो तो एलानिन, इसका नाम है एलानिन। क्या नाम है इसका? एलानिन। ये एलानिन है। और ये देखो इसका H बताया C6H5, तो इसका नाम हो गया फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन हो गया। बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिए आप। केवल इतनी सी बात समझना, एक अमीनो एसिड का ये H और दूसरे अमीनो एसिड के COOH का OH, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, और ये NHCO बॉन्ड बन गया, ये NHCO बॉन्ड बन गया। अब इसमें H नीचे कर दीजिए, उल्टा रहता है थोड़ा, है ना। ये और ये एंटी रहते हैं, वो कोई खास बात नहीं है। तो अब बताओ, ये जो बॉन्ड बना, उल्टा पढ़ो CONH, सीधा पढ़ो NHCO। ये जो बॉन्ड बना, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। फिर आप ये लिख लीजिए प्लस, फिर अपन यहाँ बनाएंगे आगे, मैं यही बनाऊंगा, उसका नाम समझाऊंगा, बताओ। मैंने गर्म पानी रखा एक छुट्टी। तो बेटा बना लिया आप लोगों ने एलानाइन, फाइनल एलानिन। भाई ये वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये जो बॉन्ड बना, अब इसको मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये इसमें ये CO तो है ही, ये NH है, और ये जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड है बेटा। पेप्टाइड बॉन्ड इज ए फीचर ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन।
और आपको ध्यान आना चाहिए, आपने वहां कहां पर पॉलीमर में पॉलीपेप्टाइड पॉलीएमाइड भी पढ़ा था ना, वो ईटेबल नहीं था। नायलॉन 6 और नायलॉन 66 आर नॉट ईटेबल, वो ईटेबल नहीं है, समझ गए? क्यों नहीं है ईटेबल? आप तो जानते हो ना, नायलॉन की रस्सियां अपन ने खाई है क्या? नहीं खाई ना। हाँ, बचपन में मुंह में रख लेते थे, पर खाई नहीं है वो। ईटेबल मतलब भोजन के रूप में उसे नहीं खाया अपन ने। तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया है। और अब इस पेप्टाइड का नाम ध्यान से सुनना, ये जो NH2 होता है, इसे, ये जो NH2 है, इसको हेड बोलते हैं। किसी भी अमीनो एसिड का हेड ये है और टेल ये है। अब प्रोटीन जो बनते जा रहा है, ये जो प्रोटीन बनते जा रहा है ना, ये प्रोटीन जो बना, इसका ये हेड हो गया। एन एंड जो होता है, ये जो एंड है, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, प्रोटीन में अभी ये दो बनाए मैंने, आगे और लगते चले जाए, ये बॉन्ड बनता चला जाए, ढेरों ऐसे बनते चले जाए, तो हम उसे बोलने लगते हैं प्रोटीन। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब ध्यान देना, ये जो हेड है, ठीक है, ये जो हेड वाला है ना, फिनाइल एलानिन, और ये एलानिन है, ये इसका लिख लिया है, एक मिनट। ध्यान देना, ये कितने अमीनो एसिड से मिलके बना? दो। जब दो अमीनो एसिड से मिलके बने तो उसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ये डाइपेप्टाइड बन गया आपका। डाइपेप्टाइड का मतलब, ये अलग से लिखेंगे अपन। डाइपेप्टाइड का मतलब होता है, डाइपेप्टाइड इज प्रोडक्ट ऑफ टू अल्फा अमीनो एसिड। टू अमीनो एसिड का प्रोडक्ट है डाइपेप्टाइड, यानी ये डाइपेप्टाइड बना, ये डाइपेप्टाइड बना। टू अमीनो एसिड का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड की जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड। ये एंड कंटेनिंग वन पेप्टाइड बॉन्ड। ये मेन बात है, ध्यान से सुनना बेटा। दो अमीनो एसिड से बनता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये देखो, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है। समझ आ गया? एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब समस्या ये है कि मैंने इसको उल्टा बना दिया है ना, उल्टा बना दिया है। तो ये जो टेल साइड वाला, पहले लिखा जाएगा हेड साइड वाला, बाद में लिखा जाएगा टेल साइड वाला। आप इसको ऐसा बनाना चाहिए था मैंने, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका नाम जो लिखेंगे आप, इसका नाम, ये नाम होगा, ये जो हेड साइड वाला है, ठीक है, फिनाइल, इसका INE हटा देंगे, इसका INE, हेड साइड वाले का INE हटा देंगे और उसकी जगह YL लगा देंगे। और इसको बाद में लिखेंगे टेल साइड वाले को। मतलब मुझे थोड़ा सा वैसा बनाना चाहिए था, ये एलानाइन, ये एज इट इज हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा। फिनाइल एलानिल INE रिप्लेस किया हेड साइड से, और इसका नाम एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज।
ये टेल साइड वाला है, ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड हो गया। मैं दूसरा बना के बता देता हूं तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो NH2 CH, ये मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया, ये COOH प्लस NH2, ये मैंने यहाँ पर CH2 C6H5 कर दिया, ये COOH, ये कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने। अब टेल इस तरफ कर दिया, ये टेल इस तरफ कर दिया, हेड इस तरफ कर दिया मैंने, ये हेड इस तरफ कर दिया, और ये वाटर मॉलिक्यूल ये निकल गया। तो ये जो बॉन्ड बना CONH, ये आपका बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। अब बताओ, इसका नाम था फेनिल एलानिन और इसका नाम था एलानिन, तो एलानिन, ये एलानिन, ये हेड साइड वाले, हेड जितने भी हैं, टेल में केवल एक ही COOH होगा, लास्ट में एक ही COOH होगा, और हेड में एक NH2 होगा। तो एलानिन का IN हटाइए, YN लगाइए, और इसका नाम जैसा का तैसा एलानिल फिनाइल एलानिन, ये बन गया। उसमें मैंने किया था फिनाइल एलानिल एलानिन, ये मैंने दूसरा वाला बना दिया। उसमें पहले मैंने मैंने इसका हेड लिया था और इसका टेल लिया था। अब मैंने इसका टेल ले लिया और इसका हेड ले लिया, दो, ये है ना आपका, इस तरह से ये इसका हेड आगे, ये रिएक्शन ऐसी वाली कराई थी, फिर इसको आगे कर दिया, ये कर दी, तो दो अमीनो एसिड बन गए इसमें, दो डाइपेप्टाइड बन गए, एक पहला वाला डाइपेप्टाइड, ये दूसरा वाला एलानिल फिनाइल एलानिन। हेड तरफ वालों जितने भी हेड वाले होते हैं उनमें सब में IN ही हटा के YN लगाते हैं, समझ गए। और ये लास्ट वाला जो रहता है, लास्ट वाला जिसमें टेल है, उसका नाम एज इट इज रखते हैं, लास्ट वाले का नाम एज इट इज होता है। बस ये नाम करने का तरीका है। और ये भी डाइपेप्टाइड, दो अमीनो एसिड का प्रोडक्ट कहलाता है डाइपेप्टाइड, और उसमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो ये हमेशा आता है, हमेशा। अब जरा सोचो, डाइपेप्टाइड की जगह आप ट्राइपेप्टाइड करोगे। ये देखो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, मैंने ये ले लिया अगला अमीनो एसिड, बताओ बताओ तुम कौन सा अमीनो एसिड ले लूं? जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोल दो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोल दो। चलो, अपन ने यहाँ पर ले लिया ग्लूटामिक एसिड, CH2 CH2 COOH, ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। तो ये आपका गया OH और ये H गया यहां से, ये देखिए, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला जाएगा इधर से, ये वाला नहीं जाएगा। तो ये अब बताइए, इसका नाम हुआ IN हटाया, YN लगाया, इसका नाम था फिनाइल एलानिन, IN हटाया, YN लगाया, और इसका नाम एज इट इज रख दिया। ये टेल वाला है, ये लास्ट वाला है, ये टेल वाला है, तो इसका नाम हो गया ग्लूटामिक एसिड, सीधा एज इट इज, इसका नाम एज इट इज। तो अब ये बना, यहाँ एक पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, दो पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। ये तीन अमीनो एसिड का प्रोडक्ट ट्राइपेप्टाइड कहलाया है, ट्राइपेप्टाइड है। तो बेटा, ट्राइपेप्टाइड का मतलब होता है, ट्राइपेप्टाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 अल्फा अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड का प्रोडक्ट है ये, और कंटेनिंग 2 पेप्टाइड
बॉन्ड, इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और अमीनो एसिड 3 से बन रहा है। तो 3 अमीनो एसिड का प्रोडक्ट है, ये समझना, 3 अमीनो एसिड का प्रोडक्ट और 2 पेप्टाइड बॉन्ड। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड अगर ये n है तो ये n-1 होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड n-1 होंगे। अगर अमीनो एसिड n है तो पेप्टाइड बॉन्ड n-1 होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब बताओ, अगर मान लो मैं बोलूं ऑक्टा पेप्टाइड, तो ऑक्टा पेप्टाइड का मतलब क्या हो गया बेटा? 8 अमीनो एसिड और 7 पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आप समझ गए होंगे अब इसको अच्छी तरीके से। ऑक्टा पेप्टाइड लेना है तो ये बनेंगे 8 अमीनो एसिड होने चाहिए इसमें और 7 पेप्टाइड बॉन्ड, 7 पेप्टाइड बॉन्ड। नैनो पेप्टाइड, नैनो पेप्टाइड का मतलब हुआ 9 अमीनो एसिड और 8 पेप्टाइड बॉन्ड, n-1। तो ये बात सबको अच्छी तरीके से समझ आ गई आपको। अब अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे बना के दे दूं, अब मैं यहां पर तुमको बॉन्ड बना के दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड है। भैया ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ट्राई पेप्टाइड दिख रहा है हमको। अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि ये प्रोटीन, मतलब इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं, आप बताओगे, बता पाओगे प्रोटीन है या नहीं? ठीक है, तो इसके लिए आपको पहचानना है। देखिए ये फंक्शनल, इधर से चलो, ये फंक्शनल ग्रुप COOH, ये देखिए ये COOH है उसका कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए अल्फा कार्बन, अल्फा पर क्या लगा है? N, ये L अल्फा पर लगा है। फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर ये देखिए CO, फिर अल्फा कार्बन, इस पर N लगा है, फिर ये देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, फिर अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इस पर N लगा। तो आपको ये देखते जाना है अल्फा पर N है कि नहीं। यदि अल्फा पर N आए हर बार, ये देखिए अच्छे से, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, उस पर ये N लगा है, ये N अल्फा पर, तो ये अल्फा अमीनो एसिड का ये प्रोडक्ट हुआ। अल्फा अमीनो, अल्फा पर अमीनो ग्रुप होना चाहिए ना, अल्फा अमीनो एसिड का मतलब अल्फा पर अमीनो ग्रुप होना चाहिए N। फिर ये CO, फिर ये देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्फा पर ये N लगा हुआ है, ये N, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर CO, फिर ये अल्फा, अल्फा पर ये N लगा हुआ है। तो अल्फा पर N हो, अल्फा पर N हो, अल्फा पर N लगा हो, तो ये जितने भी, कितने भी लंबी चेन हो, वो प्रोटीन का ही प्रोटीन प्रोडक्ट है, वो प्रोटीन प्रोडक्ट है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर हो गया आपको? अब सबसे पहले मैंने पढ़ाया डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऑक्टापेप्टाइड, नैनोपेप्टाइड। अब मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कब कहेंगे? बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएं, बहुत सारे अमीनो एसिड पर, कितने? 10 से 100 के बीच।
10 से ज्यादा, 100 से कम। अगर अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड है, तो वो बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। और प्रोटीन कब बनाएगा? प्रोटीन व्हेन मोर देन 100 अमीनो एसिड, व्हेन मोर देन 100 अल्फा अमीनो एसिड present in the chain, अगर and their molecular weight is equal or greater than 10,000, molecular weight are equal or greater, molecular weight is equal or greater 10,000 U, 10,000 U से ज्यादा यदि उसका मॉलिक्यूलर वेट हो और उसमें 100 से ज्यादा अमीनो एसिड हो, तो हम उसे कहने लगते हैं प्रोटीन। और 100 से कम हो, 10 से ज्यादा हो, तो हम उसे कहने लगते हैं पॉलीपेप्टाइड। और 10 हो तो हम डेकापेप्टाइड, 9 हो तो नैनोपेप्टाइड, समझ गए? 8 हो तो ऑक्टापेप्टाइड। अब बहुत सिंपल हो गया, अब आप समझ गए होंगे इसे। क्वेश्चन आए व्हाट इज द प्रोटीन, एक्सप्लेन द प्रोटीन, या कुछ भी आए तो हम आंसर देंगे प्रोटीन कंटेन्स मोर देन 100 अमीनो एसिड and their molecular weight is equal or greater than 10,000 U. U मतलब वो इसकी यूनिट है। आप देखिए, अब अगला टॉपिक डालिए। ये बात समझ आ गई सबको? हमें प्रोटीन को पहचानने का तरीका, अल्फा पर एन, अल्फा पर एन, तो ये CO भी देख लेना, NH CO बॉन्ड अल्फा पर बने तो आप समझ लेना वो। अगर मैं बीच में एक कार्बन और लगा दूं यहां पर, तो फिर बीटा पर आ गया, फिर वो नहीं है प्रोटीन। ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन, तो आप बहुत सारे दिए हुए, पहचाने कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका ये मैंने आपको लिख के दे दिया, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पर एन, ये पेप्टाइड बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन पर एन, ये पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे पहचान लेंगे बस। सब में पहचान आ गई समझ में सबको? आप लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल पर पढ़ते हैं हम, ठीक है? 4 तरह से पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, 4 टाइप। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले लिखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए ध्यान से, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या? बस एक सिंपल बात, ये तुम्हें प्रोटीन दिख रहा है, देखिए हेड, ये पेप्टाइड बॉन्ड 2, 3, और ये बनते चले जाए, और कितने अमीनो एसिड लग जाए? 100 या उससे ज्यादा, और उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाए 10,000 से ज्यादा, तो हमारी प्रोटीन तैयार है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब बस अमीनो एसिड जिस सीक्वेंस में लगे, सीक्वेंस क्या है? जैसे इसका नाम एलानिन, दूसरे नंबर पर फिनाइल एलानिन, तीसरे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड, चौथे नंबर पर प्रोलीन, पांचवें नंबर पर शेरीन, छठवें नंबर पर एस्पार्टिक एसिड, ऐसे लगे हुए हैं। तो किसी प्रोटीन में, सभी प्रोटीन, आपके प्रोटीन का सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है,
ठीक है, बालों के प्रोटीन का सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है, समझ गए। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स, मतलब उसमें जो एमिनो एसिड है उनका सीक्वेंस फिक्स है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, इन द प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन इज रेफर्ड टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड अटैच थे। तो बस ये एक ही बात सिंपल, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज स्टडीड इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। केवल एक वर्ड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बस सीक्वेंस, समझ आ गया। ये सीक्वेंस दिख रहा है पहले नंबर पर एलानिन, इस प्रोटीन में, अगर मैं इस प्रोटीन में देखूं तो पहले नंबर पर ये एलानिन है और आईएन हटा के वाईएल लगा दिया नाम के लिए। दूसरे नंबर पर ये देखिए, दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर फिनाइल एलानीन है, ये आईएन हटाया और इसकी जगह वाईएल लगा दिया। ये तीसरे नंबर पर ग्लूटामिक एसिड, ऐसे बनते चले जा रहे हैं ये सीक्वेंस। तो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हुए हैं, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हुए हैं, ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज रेफर्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। समझ आ गया, समझ आ गया सबको। बस ये वर्ड काम का है, एक वर्ड ये सीक्वेंस। बोले सर पता कैसे करें, पता कैसे करें कि सीक्वेंस इस सीक्वेंस में लगे हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई क्वेश्चन पूछे, यही आता है, क्वेश्चन पूछे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रेफर्ड एज, तो आंसर है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, और बेस्ट ही अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन बनाने वाले अल्फा। ध्यान से सुनना, सीक्वेंस का पता किससे कैसे करें। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय सेंगर रिएजेंट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिटरमाइंड by सेंगर्स रिएजेंट। क्या क्वेश्चन आता है, सेंगर्स रिएजेंट क्या काम का है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता करने का, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता करने का। तो भाई सेंगर्स रिएजेंट ये होता है, अच्छे से देखिए, बेंजीन, ये फ्लोरीन, ये नाइट्रो ग्रुप और ये नाइट्रो ग्रुप, ये सेंगर रिएजेंट है। फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, 1 2 3 4, फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन is called Sanger reagent। फ्लोरो 1 2 3 और 4, ये 4 पर लगा हुआ है, 2,4 डाइनाइट्रो और फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन को बोलते हैं सेंगर रिएजेंट। बोले इसका फायदा क्या है, इसकी हेल्प से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पता करते हैं। क्या लिख दिया मैंने, sequence of amino acid in the protein is determined by Sanger reagent। Sanger reagent का काम क्या है बेटा, प्रोटीन में
सीक्वेंस पता करना अमीनो एसिड का, ये काम है उसका, बहुत सिंपल काम है। अब बोले सर पता कैसे करें, ये हमारे काम का नहीं है, मैं समझा देता हूं, पर ये हमारे काम का नहीं, मैं समझा देता हूं कैसे पता करते हैं। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने क्या किया, प्रोटीन लिया, अपनी हीमोग्लोबिन ले लिया, आपने हीमोग्लोबिन ले ली, हीमोग्लोबिन में बहुत सारे प्रोटीन लगे हुए हैं सीक्वेंस में, चाहे मेरी हीमोग्लोबिन लो, चाहे आपकी हीमोग्लोबिन लो, चाहे अमेरिकन की लो, चाहे चाइनीज की लो, सबकी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का सीक्वेंस सेम है, सबकी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन का सीक्वेंस सेम है। क्या किया, देखो इधर, मान लो मैंने यही प्रोटीन ले ली, तो मैंने ये डाल दिया सेंगर रिएजेंट। ये जो सेंगर रिएजेंट होता है, ये जो सेंगर रिएजेंट होता है, ये केवल एन एंड पर वर्क करता है, हेड पर वर्क करता है। ये देखिए, ये HF निकल गया, ये नया बॉन्ड बन गया, ये HF निकल गया और ये बॉन्ड बन गया। पहली बात हुई है, ये पहली बात हुई। कैसे करते हैं हम पता, वो समझा रहा हूं आपको, जरा सी बात। दूसरी बात, इसको हाइड्रोलिसिस किया, अब इसका हाइड्रोलिसिस किया आपने बाई 6NHCl। तो ये जो 6NHCl होता है, ये जो 6NHCl होता है, ये हाइड्रोलिसिस कर देगा यहां से। ये देखिए, ये हाइड्रोलिसिस किया यहां से, ये हाइड्रोलिसिस, ध्यान से सुनना। ये जब हाइड्रोलिसिस किया तो ये देखो, ये अलग निकल गया, ये अलग निकल गया, ये एक अमीनो एसिड निकल गया। इस अमीनो एसिड को टेस्ट कर लेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से टेस्ट कर सकते हो, कोई और दूसरी मेथड से टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट लगा लेंगे इसका। ये पहले नंबर पर आ गया। जैसे ही मैंने टेस्ट किया तो पहले नंबर पर मुझे मिल गया एलानिन। और अब देखो ये क्या दिखाई देने लगा, फिर से NH2, फिर से यही रिपीट किया, पहला काम, इसका एक मॉलिक्यूल डाला, फिर ये यहाँ रिएक्ट किया NH पर, NH2 हो गया ना ये, फिर 6NHCl डाला, तो यहां से हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये दूसरा अमीनो एसिड सेपरेट हो गया। दूसरे अमीनो एसिड को टेस्ट कर लिया, पता चला ये तो फेनिल एलानिन है। लिखते गया नाम कि भैया पहले पर एलानिन, टेस्ट करने पे पहले पे एलानिन आया, टेस्ट करने पे दूसरे पर फेनिल एलानिन आया, तीसरे पर टेस्ट किया, ऐसे ये करते गए और लास्ट तक पहुंच गए। लास्ट तक पहुंच गए, हमको सीक्वेंस पता लग गया कि किस में क्या है। आ गया समझ में सीक्वेंस कैसे पता करते हैं? ये तुम्हें कोर्स में नहीं, बस केवल एक ध्यान रखने का तरीका बता दिया। क्या करना है, सेंगर रिएजेंट डाला तो पहली ये रिएक्शन हुई, और दूसरा 6NHCl से हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ से टूट गया, एक अमीनो एसिड ये अलग हो गया। फिर से यही दो स्टेप, फिर से ये 2 स्टेप इस पे रिपीट कर दी, ये यहाँ से टूट गया, ये अलग कर लिया, फिर सबको लैब में ले जाके टेस्ट कर लिया, इसका टेस्ट लगाया, पता किया कि भाई यही है, कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लिया, पता कर लिया, हमसे तो एलानिन नहीं है। ऐसे इसको सीक्वेंस पता कर लेते। तो बताइए, प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आ गया? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? तो आंसर हुआ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड किससे निकालते हैं? तो आंसर हुआ सेंगर रिएजेंट। कैसे निकालते हैं, तरीका बता दिया। हमारी हीमोग्लोबिन को देखो, अब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे छठवें पर हमारे उसमें ग्लूटामिक एसिड आता है, ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में छठवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड आता है, और कुछ की हीमोग्लोबिन गड़बड़ होती है, ठीक है, उनमें छठवें नंबर पर वैलिन आता है,
छठवें नंबर पर वेलिन आता है। वेलिन किसमें? सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया वाली जो हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल एनीमिया वाली जो हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल एनीमिया वाली जो हीमोग्लोबिन है, उसका वो ऐसा शेप होती है, उसकी ओवल शेप, और इसका शेप होता है इस तरह से, ये ओवल होती है और ये सिकल होती है, सिकल शेप। इसमें ये छठवें नंबर पर वेलिन आता है। बोले कैसे पता चला? सेंगर रिएजेंट 1 बाय 1 चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते गए, लास्ट तक चेक कर लिया। बिल्कुल नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो ओवल शेप होती है उसमें छठवें नंबर पर होता है ग्लूटामिक एसिड, और जिनकी हीमोग्लोबिन जिनकी आरबीसी सिकल सेल होती है, सिकल सेल एनीमिया जिनको होता है, उनकी आरबीसी सिकल टाइप की होती है, आरबीसी ओवल होती है, तो उनके छठवें नंबर पर वेलिन होता है। ये कैसे पता किया? सेंगर रिएजेंट की हेल्प से। समझ आ गया? तो इस तरह हम सेंगर रिएजेंट से एमिनो एसिड का सीक्वेंस पता कर लेते हैं किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट की प्रोटीन में। इस फंक्शन के लिए सेंगर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। समझ गए? नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया उसको इसके लिए, इस वर्क के लिए। अब ध्यान से सुनिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ध्यान से सुनिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन का शेप की स्टडी करते हैं। शेप ऑफ प्रोटीन, शेप ऑफ प्रोटीन स्टडीड इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहली चीज ये हो गई इसमें शेप। शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, दो टाइप के शेप होते हैं, फाइबर्स प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। शेप ऑफ प्रोटीन, तो शेप ऑफ प्रोटीन की स्टडी। दूसरी चीज, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली। ये आया है क्वेश्चन, ये आया है शेप, शेप स्पेसिफिक शेप नहीं, केवल शेप। और लिखिए इसको, हो गया। इसमें दो टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप, पहला होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ये प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हम जानते हैं, जैसे यहां पर हम जानते हैं ये एन, अब मिटा दिया मैंने, इनमें NH बॉन्ड है, ये NH और इधर CO हो गया, यहाँ कहीं CO आ गया किसी का, और ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी बनते जाती है, ऐसी इस तरह ये बन गई, फिर कुछ में यहां से यहां बन गई है, कुछ में यहां से यहां बन गई है, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH और CO के बीच में बनते जाती है, और यह कहलाता अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड।
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। और इसके एग्जांपल हेयर, वूल, जो रैबिट के हेयर हो चाहे अपने हेयर हो, ठीक है, मतलब केराटिन। तो लिखिए अल्फा हेलिक्स में एग्जांपल हो गया हेयर। और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा शीट स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये इस तरह से होता है। ये देखिए ऐसा, ये रेशम में, ये रेशम की पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये रेशम की पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ऐसा ही इधर देखिए, ये इसके बीच और इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ 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 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्टेबिलिटी देते हैं इसको, ये वही हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर कहलाता है। ये सिल्क में मिलता है, इसका एग्जांपल है सिल्क। ये हेयर में, किसी भी एनिमल का हेयर, और ये सिल्क। तो दो आपके बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाते हैं। समझ आ गया बताइए? ये दिख रहा है आप लोग को? वो दिख रहा था स्क्रीन शेयर जो मैं कर रहा था? यस सर। यस सर। यस जो मेरे हाथ से मैंने बनाया था वो दिख रहा था आप लोग को ना? यस सर। ये दिख रहा है आप लोग को? यस चलो सर। ठीक। यस सर। यस सर। ओके, तो ये, अरे भाई ठीक है, प्लीज अब बोला नहीं। तो ये आपको मैंने समझा दिया है ये वाला पॉइंट। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये भी लिख सकते हो, द स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। ये लिखिए, दीज स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू, दीज कौन से? सिल्क में और हेयर में जो स्ट्रक्चर है उनकी मैं बात कर रहा हूं। दीज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, दीज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू regular folding of backbone of polypeptide chain। लिख लिया आप लोग ने?
तो ये मेन बात है आपकी, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है ये मेन बात है। ठीक है, बस रेगुलर फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग आपने देख ही ली है, वो फोल्डिंग को स्टेबिलिटी मिल रही है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अब लिखिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक प्रॉपरली? यस सर। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब लिखिए टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ध्यान से सुनिए, जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें हम प्रोटीन के स्पेसिफिक शेप की स्टडी करते हैं, शेप नहीं, शेप करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और यहां करते हैं हम स्पेसिफिक शेप। तो टॉपिक डालिए टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक शेप की। तो ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक शेप। अब ये स्पेसिफिक शेप कैसे क्रिएट होगा? ये स्पेसिफिक शेप क्रिएट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में और ज्यादा फोल्डिंग हो जाए। अभी फोल्डिंग नॉर्मल फोल्डिंग थी, अब अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में और ज्यादा फोल्डिंग हो जाए तो स्पेसिफिक शेप क्रिएट हो जाएगा। तो लिखिए द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन और फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फोल्डिंग हो जाए, अच्छे से सुनना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और फोल्ड कर दो, और फोल्डिंग हो जाए उसमें, तो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है और उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक शेप। उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक शेप। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, स्पेसिफिक शेप भी दो टाइप के हो सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट लिखिए ऊपर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, ओवरऑल फोल्डिंग या फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव टर्शरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और फोल्डिंग होने पर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। समझ आ गया? इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। आप इसके पहले फाइब्रस और ग्लोबुलर के लिखने के पहले एक और पॉइंट लिखना कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय, टर्शरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय all type of bond. Tertiary structure is stabilized by all type of bonding, that is hydrogen bond, van der Waals force, hydrophobic force, salt linkage, आयनिक बॉन्ड, ये कोई भी सब टाइप के जितने बॉन्ड हो सकते हैं, जितने फोर्स हो सकते हैं, सब टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं। अच्छे से सुनना, सबके सब फोर्स टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अकेला सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है। ये डिफरेंस है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, while tertiary structure is stabilized by all type of bond including hydrogen bond. तो fibrous protein वो होती है, ठीक है, when polypeptide chain run parallel and hold together by the hydrogen bond or disulfide linkage, parallel चलती है वो, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में वो गोलाकार हो जाती है, स्फेरिकल शेप गेन कर लेती है, राउंड शेप में आ जाती है प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब राउंड शेप ले ले, स्फेरिकल हो जाए, तो वो बन जाती है ग्लोबुलर प्रोटीन। और पैरेलल चले ये पॉलीपेप्टाइड चेन, तो बनता है फाइब्रस प्रोटीन। और फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है हेयर,
नाखून जो आपके रहते हैं, वूल, सिल्क, ये। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जितनी ग्लोब्यूल वर्ड आता है, जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है, ये ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है। हीमोग्लोबिन वाटर सॉल्युबल है। और जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, जैसे हेयर हुआ, नाखून हुए, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अपन कितनी बार नहाए आज तक, घुले क्या आपने बाल? नहीं घुले ना? तो बस लिख लीजिए जल्दी से, अब क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा ग्लोबुलर प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन पर। ये टर्सरी स्ट्रक्चर है और अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक शेप किसमें स्टडी किया जाता है, तो आंसर है टर्सरी स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन आता है टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की और फोल्डिंग होने पे टर्सरी बनता है। क्वेश्चन आता है फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल चलती हैं और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो वाटर इंसॉल्युबल होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, इसमें प्रोटीन की क्वाइलिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की क्वाइलिंग होती है और स्फेरिकल शेप आ जाती है, सॉल्युबल होती है वाटर में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपसे, अब सब बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सब लोगों ने ये लिख लिया सब लोगों ने? नो सर। क्लिप ले लीजिए इसकी, यदि नहीं लिख पाए हैं तो भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखाई दिया मैंने, टर्सरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। अब लिखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स में और सेकेंडरी चेन मतलब साइड चेन भी हो सकती है। ध्यान से सुनना, जैसे अपने हाथ हो गया मेन चेन और अंगुलियां हो गई साइड चेन, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन में और छोटी छोटी साइड चेन होती है जिन्हें अपन बोलते हैं सब यूनिट। अंगुलियां जो हो गई अपनी वो सब यूनिट हो गई। अब एक अंगुली दूसरी अंगुली के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंजमेंट किए हुए, वो कहलाने लगता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो सब यूनिट्स होती हैं, माने जो साइड चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्पेस में किस तरह से अरेंज है, ठीक है, वो कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बस ये स्टेटमेंट लिख लीजिए।
हो गया। तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सब यूनिट का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, सब यूनिट्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब लिखिए डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब समझिए, अपन ने अंडे को बॉईल किया है, तो जब तुम अंडे को बॉईल करते हो तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। तो प्रोटीन को किसी भी तरह कोगुलेशन कर देना, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोटीन पर हीट अप्लाई कर सकते हो, प्रोटीन को एसिड में डाल सकते हो, प्रोटीन को बेस में डाल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो प्रोटीन को। तो प्रोटीन को हीट, एसिड, बेस, पीएच चेंज करने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर उसका कोगुलेशन हो जाता है, उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। इसे हम बोलते हैं डिनेचुरेशन। और इस डिनेचुरेशन के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो रेगुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं प्रोटीन में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अच्छे से सुनना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के डिस्टर्ब होने से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, वो एज इट इज बना रहता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर माने जब आप अंडा खाते हो, बॉइल्ड अंडा, तो उसका सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर बदल गया होता है, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर सही रहता है उसका। और हमें सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है फूड में। तो बट सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर से चेंज होने से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है प्रोटीन की। जैसे अगर मान लो आपको करंट लग जाए, तो करंट लगने से माने इलेक्ट्रिसिटी बॉडी के अंदर पास हुई, तो आपकी हीमोग्लोबिन कोएगुलेट हो जाएगी, ठीक है, उससे हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? हम मर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी प्रोटीन की। तो सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं डिनेचुरेशन से, डिनेचर्ड प्रोटीन हो जाती है वो, ठीक है, बट उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर वही बना होता है। और सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज होने का कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होने से सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज, और सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज होने से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। ये पूरा लिख लीजिए, मैंने समझा दिया, आ गया होगा समझ में अब। यस सर, हो गया। तो मेन बात समझ आ गई? फिर से एक बार, प्रोटीन को हीट दें, एसिड डाल दें, बेस डाल दें या इलेक्ट्रिसिटी दें, तो प्रोटीन का क्या हो जाता है? कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन हो जाने को ही बोलते हैं डिनेचुरेशन हो जाना। और डिनेचुरेशन हो जाने से क्या होता है? सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होता, माने प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वो अनचेंज रहता है। तो अब इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बन जाएगा। अब लिखिए टेस्ट ऑफ प्रोटीन। लास्ट ईयर आपको 2019 में मिलन टेस्ट आया है, 2019 में
लेकिन अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बाईयूरेट टेस्ट। ध्यान से सुनना, बाईयूरेट टेस्ट जो मिलता है पेप्टाइड बॉन्ड जिनमें भी होता है, जिनमें भी पेप्टाइड बॉन्ड होता है वे सब बाईयूरेट टेस्ट देते हैं। माने प्रोटीन, नायलॉन, सब, मिल्क, ये सब बाईयूरेट टेस्ट देते हैं। और बाईयूरेट टेस्ट में प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाया, थोड़ा सा NaOH डाल दिया, प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाया, थोड़ा सा NaOH या KOH डाल दिया, तो हम बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। और उसमें कॉपर सल्फेट का 1% सॉल्यूशन डाल दिया तो एकदम वायलेट कलर आ जाएगा। जैसे ही वायलेट कलर आया हम कहेंगे प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये पहला टेस्ट होता है बाईयूरेट। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, बाईयूरेट टेस्ट कौन देते हैं, तो प्रोटीन। और दुनिया के सारे प्रोटीन में CONH बॉन्ड माने पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो दुनिया के सारे प्रोटीन बाईयूरेट टेस्ट देते हैं। क्या है बाईयूरेट टेस्ट, प्रोटीन के एल्कलाइन सॉल्यूशन में थोड़ा सा 1% कॉपर सल्फेट डालते हैं तो वायलेट कलर आ जाता है, कंफर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। निनहाइड्रिन टेस्ट, निनहाइड्रिन एक प्रकार का एक केमिकल होता है, उसका नाम है, एक केमिकल का नाम है निनहाइड्रिन। जैसे ही तुम प्रोटीन में निनहाइड्रिन केमिकल डालते हो तो वायलेट कलर आ जाता है, ब्लू वायलेट कलर, ब्लू वायलेट कलर आ जाता है। ठीक है, ये केवल अल्फा अमीनो एसिड के कारण नहीं होता है, बीटा और गामा में ये टेस्ट नहीं मिलता। लिखा है मैंने ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तीसरा होता है मिलन टेस्ट। ध्यान से सुन लेना, मिलन टेस्ट लास्ट ईयर ही पूछा गया है। प्रोटीन में मर्क्यूरस नाइट्रेट और मर्क्यूरिक नाइट्रेट दोनों डालते हैं। मर्क्यूरिक नाइट्रेट पहले लिखा HgNO3, Hg पर +2 चार्ज है। मर्क्यूरस नाइट्रेट HgNO3 ट्वाइस। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा मर्क्यूरस नाइट्रेट, फिर लिखा मर्क्यूरिक नाइट्रेट, फिर लिखा HNO3 HNO2, ये चारों डाल दो, HNO3 HNO2 मर्क्यूरस नाइट्रेट मर्क्यूरिक नाइट्रेट डाल दो प्रोटीन में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, इसे बोलते हैं मिलन टेस्ट। फिर होता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट, प्रोटीन में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो तो येलो कलर आ जाता है, ये होता है बेंजीन रिंग जिन प्रोटीन में होती है वो सब ये टेस्ट देते हैं। जिन भी प्रोटीन में बेंजीन रिंग, जैसे आपने टायरोसिन बनाया था, देखो टायरोसिन में बेंजीन रिंग था, आपने कल टायरोसिन बनाया उसमें देखो बेंजीन रिंग है। तो जो प्रोटीन जिनमें बेंजीन रिंग होता है उनमें कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पर येलो कलर आ जाता है, इसे हम बोलते हैं जेंथोप्रोटिक टेस्ट। जेंथो का मतलब होता है पीला कलर, जेंथो मतलब वही होता है पीला। ठीक है, जैसे गाजर पीली होती है, ठीक है, पपीता पीला होता है, तो इनमें जेंथो प्रोटीन होती है, जेंथो टाइप की प्रोटीन होती है। फिर 5वें नंबर पर होता है ऐसा प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ऐसा प्रोटीन जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी साथ में जुड़ा होता है। अच्छे से सुन लेना, प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप गिव मॉलिस टेस्ट। और मॉलिस टेस्ट आपको कल समझा दिया मैंने, अल्फा नेप्थाल का एल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया, उसे प्रोटीन में डाला और फिर 2-3 ड्रॉप H2SO4 की डालोगे तो पर्पल कलर की रिंग बन जाएगी, तो वो कार्बोहाइड्रेट के कारण वो रिंग बनती है। तो ऐसे प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट सब ग्रुप होता है, साथ में जुड़ा होता है, पूंछ लगी है, टेल लगी है कार्बोहाइड्रेट की जबरदस्ती की, तो वो प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो मॉलिस टेस्ट देते हैं। तो ये 5 टेस्ट हैं, इनको लिख लीजिए। सर 4th वाला समझा दीजिए। लिख लीजिए आप इनको पहले।
सर थर्ड एंड फोर्थ समझा दीजिए, लिख लीजिए। मैं पूरा लिख समझा दूंगा फिर से, आप पूरा एक बार लिख लो। देखिए इधर बायूरेट टेस्ट, ये आपने प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाया, ये आपने प्रोटीन का सॉल्यूशन बनाया और उसमें थोड़ा सा NaOH डाल दिया, एल्कलाइन सॉल्यूशन लिखा अपन, एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोटीन का, और कॉपर सल्फेट मिला दिया। जैसे ही तुम कॉपर सल्फेट मिलाओगे वायलेट कलर आ जाएगी, तो आप ये बोलोगे प्रोटीन है, बस इतना था। और अब प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है? CONH बॉन्ड होता है ना, ये तो ये सारे जिनमें CONH बॉन्ड होता है, ये जिसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो, वो सब बायूरेट टेस्ट देते हैं। तो क्वेश्चन आए बायूरेट टेस्ट कौन देते हैं, तो प्रोटीन देते हैं। प्रोटीन क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जिनमें भी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनमें अगर आप कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो पर्पल वायलेट कलर आ जाएगा। अब आ गया समझ? यस सर। निनहाइड्रिन टेस्ट, ये देखिए प्रोटीन है और प्रोटीन में निनहाइड्रिन एक प्रकार का, जैसे H2SO4 होता है तो ऐसे ही निनहाइड्रिन होता है। ठीक है, आप तो नाम लिख लो बस, निनहाइड्रिन। तो निनहाइड्रिन सॉल्यूशन डाल दोगे तो ब्लू वायलेट कलर आ जाएगा, बस। तो ये उतना खास नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बायूरेट टेस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन के सॉल्यूशन में निनहाइड्रिन डालोगे तो ब्लू वायलेट कलर आ जाएगा। तो आप थोड़ा भी ध्यान रहा कि प्रोटीन कौन से टेस्ट देता है, तो बायूरेट, निनहाइड्रिन, तो भी आपसे क्वेश्चन वो बन जाएगा। फिर मिलन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर पूछा है। प्रोटीन में मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरस नाइट्रेट हो गया, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट हो गया, ये ट्वाइस लगा है ना, ये HNO3 हो गया, HNO2, तो 4 चीज, मर्क्यूरस नाइट्रेट, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, HNO3, HNO2 सब डाल दो इसमें, ये सब डाल दो इसमें, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो हम कहेंगे कि ये मिलन टेस्ट हो गया, ये प्रोटीन कंफर्म है। फिर जेंथोप्रोटिक टेस्ट, प्रोटीन में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो तो येलो कलर आ जाएगा। येलो, जेंथो का मतलब येलो होता अपने आप, तो येलो कलर आ गया। और जिनमें ये होता है बेंजीन रिंग होती है, ये जेंथोप्रोटिक टेस्ट दे देते हैं। वे प्रोटीन जेंथोप्रोटिक टेस्ट देते हैं जिनमें क्या होती है, बेंजीन रिंग। अब तुमने टायरोसिन देखा है, देखो तुमने कल लिखा है टायरोसिन, टायरोसिन में बेंजीन रिंग मैंने बनाई है, देखो, तो टायरोसिन ये टेस्ट दे देता है, स्पेशल टेस्ट हो गया ये। तो जेंथोप्रोटिक टेस्ट कौन देते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, प्रोटीन का मॉलिस टेस्ट, तो मॉलिस टेस्ट वे देते हैं जिनमें प्रोटीन तो ये है और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब अलग से को ग्रुप लगा होता है। इसमें प्रोटीन में भी कार्बोहाइड्रेट का कुछ क्या बोलते हैं पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब को पार्ट, मेन पार्ट हो गया प्रोटीन, को पार्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसा प्रोटीन जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, मॉलिस टेस्ट दे देता है। और मॉलिस टेस्ट मैंने आपको कल समझा दिया था। तो ये मॉलिस टेस्ट तभी मिलेगा जब कार्बोहाइड्रेट लगा रहेगा प्रोटीन में। अब बताओ समझ आ गया कि नहीं? क्यों भाई, आया कि नहीं समझ में? यस सर, आ गया सर। तो
बस ये आपका खत्म हो गया। प्रोटीन बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया सारा मामला। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड ये फिनिश हो गए। तो आप, मैंने एक एक वर्ड पढ़ा दिया है आपको। अब तुम्हारा काम है एक बार ध्यान से देख लेना बस, ठीक है, एक बार ध्यान से। तो अब देखो, हमको जब नीट में सिलेक्शन चाहिए रहता है तो पूरा पढ़ना तो होता ही है, मैं तो पूरा पढ़ाता हूँ एक एक वर्ड, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लो प्रोटीन को। कल आपको नेक्स्ट उसमें पहुंचेंगे अपन, ठीक है। कल मतलब अगली क्लास में अब अगली चीज पढ़ेंगे। प्रोटीन फिनिश हो गया। डीएनए, आरएनए और हार्मोन ये मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये तो तुम्हारा जूलॉजी बॉटनी का पार्ट है। डीएनए, आरएनए, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ये तुम लोग खुद से पढ़ना होगा तुम्हें। मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री इन एक्शन। ये मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा डीएनए ठीक है, पढ़ लो। हाँ, चलिए रखते हैं क्लास, आज करते हैं ना सर थैंक यू सर।